हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी साथ साथ में आपका वेलकम है। हम लोग 2 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं बेटा जी। तो हम लोग सेकेंड यूनिट पे आ गए हैं। तो सेकेंड यूनिट पे हम लोग कर रहे हैं। तो सेकेंड यूनिट हमारा है मॉर्फोलॉजी वाला जब चैप्टर है ना, मॉर्फो और एनाटॉमी और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो ये अभी 2024 का जो डिलीटेड टॉपिक रहेगा इसमें कवर नहीं किया जाएगा। बेसिकली इसमें जो न्यू पैटर्न 2024 के अकॉर्डिंग जो नीट में आने वाला है बेटा, उसी पैटर्न पे हम लोग पूरा पढ़ाएंगे और कंप्लीट एनसीईआरटी कराएंगे। साथ साथ बेटा एनसीईआरटी साथ साथ लेके चलो, साथ लेके बैठो और हम आपके स्क्रीन पर पूरा का पूरा एनसीईआरटी आपके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके अपने ब्रेन में बेटा, आपके ब्रेन में सेट करने वाले हैं। तो बेटा यहां से हम लोग मोटा मोटा बात करें यूनिट 2 के अंदर हम लोग क्या बात करेंगे। यूनिट 2 के अंदर क्या बात करने हैं कि यहां पर हमें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल, ये जो यूनिट है ये हमें प्लांट की पूरी स्ट्रक्चरल पढ़नी है और एनिमल्स की पूरी स्ट्रक्चर पढ़नी है। और कंप्लीटली नॉलेज यहां पर प्लांट और एनिमल के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उनके अंदर बॉडी के अंदर जो उनकी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है बेटा, वो कंप्लीट नॉलेज यहां यूनिट 2 के अंदर मिलने वाली है। और यहां पर आप नीट के ही कॉन्सेप्ट को नहीं बेटा, आप आने वाले जैसे आप एमएससी कर रहे हो बॉटनी से, कहीं भी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो बहुत ज्यादा आपको हेल्पफुल होने वाला बेटा। आप कभी भी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्लास 11 12, कभी भी बायोलॉजी को कॉन्सेप्ट तरीके से समझना चाहोगे तो बेटा एनसीईआरटी के बिना नहीं समझ पाओगे। तो एनसीईआरटी आपको कई लोग समझना नहीं पाते बेटा, एक्सप्लेन नहीं कर पाते। कारण है कि वो एक रेफरेंस बुक नहीं पढ़े होते हैं। तो बेसिकली पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेटा आपको ये तीनों जो चैप्टर है बेटा जी, ये तीनों के तीनों चैप्टर आपके ब्रेन में सेट करने वाले हैं बेटा। ओके बेटा। तो यहां पर हम देखते हैं जूम करके कि यहां पर हमें 3 चैप्टर पढ़े हैं और 3 चैप्टरों में क्या क्या बात बताई जा रही है। यहां पर देखो, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। बेटा मोस्टली बात करें ना, इस चैप्टर पे एक ही टॉपिक रह गया है जो कि फ्रॉग रह गया, टिश्यू ही हटा दिया गया, पूरा टिश्यू काट दिया गया सिलेबस से। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट की बात कर रहे हैं तो यहां पर बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनने हैं और बहुत ज्यादा बेटा इसी यूनिट से बच्चों को, नीट के बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन यहीं से, इसी चैप्टर से क्रिएट होता है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट से। क्यों बेटा? क्योंकि आपके ब्रेन में सेट करने वाला कोई टीचर नहीं होता। तो यहां पर हमको पूरा का पूरा आपका यही क्लास के अंदर एनसीईआरटी साथ लेके बैठो बेटा। आप अपने एनसीईआरटी साथ लेके बैठो, तभी आपका यहां पर आओ, नहीं मुंह उठा के वीडियो लेक्चर देखने के लिए ना आओ। यहां पर पहले अपनी एनसीईआरटी साथ लेके बैठो, कहीं भी रहो। आप इसको ऑडियो के फॉर्म में भी सुन सकते हो बेटा, इतना ज्यादा कॉन्सेप्चुअल रखने वाले हैं और लाइन बाय लाइन हम बोलते जाएंगे, एक्सप्लेन करते जाएंगे बेटा, लाइन टू लाइन। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। चलो यहां से हम स्टडी कर लेते हैं कि यहां पर क्या क्या चीजें एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, यहां इसको भी नहीं छोड़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, तो यह चीज बेटा यहां पर हम क्लियर कंप्लीटली करने वाले हैं। चलो देखो पढ़ लेते हैं एक बार। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डाइवर्स फॉर्म ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ वाज मेड ओनली बाय द ऑब्जर्वेशन। बेटा डिस्क्रिप्शन या बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बोला जा रहा है यहां पर कि डाइवर्स, इस डाइवर्स है ना, जो डाइवर्स फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ये पृथ्वी पे जो डाइवर्स है बहुत ज्यादा मात्रा में, ज्यादा दरमियान में बेटा क्या पाया जा रहा है यहां पर, लाइफ पाया जा रही है, जिंदगी पाई जा रही है। एक लाइफ, जो बायोलॉजी का मतलब होता है बेटा बायोस का मतलब होता है लाइफ फॉर्म, लॉगोस का मतलब होता है स्टडी, मतलब कि लाइफ की स्टडी कर रहे हो बेटा। ओके, तो यहां पर डिस्क्रिप्शन ऑफ द डाइवर्स फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ वाज मेड ओनली बाय द ऑब्जर्वेशन थ्रू। बेटा ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सारे के सारे लाइफ को हम देखो, सारे के सारे लाइफ को हम देख नहीं सकते एक टाइम पर बेटा। तो सारे के सारे इतने ज्यादा इस पृथ्वी पे, इस अर्थ पे इतना ज्यादा डाइवर्स है, क्या किसका बेटा? ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो ये चीज यही कह रहा है कि इतना ज्यादा डाइवर्स है, इनको हम समझना आसानी तरीके से नहीं समझ सकते। तो ये देखो, द डिस्क्रिप्शन ऑफ डाइवर्स फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ वाज मेड ओनली बाय ऑब्जर्वेशन थ्रू नेक्ड आई।
बेटा हम अपने अपनी छोटे छोटे आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है, थ्रू नेक्ड आई या लेटर थ्रू मैग्नीफाइंग लेंसेस। और हम मैग्नीफाइंग जो बड़े बड़े लेंसेस आती हैं, मैग्नीफाइंग लेंसेस आती हैं, मॉडिफाइड लेंसेस आती हैं जो कि देखो पहले जो लेंसेस हुआ करते थे वो थोड़ा सा कम मैग्नीफाइड हुआ करता था, मगर आज के जो लेंसेस हैं, आपके मॉडर्न पीरियड के जो लेंसेस हैं एडवांस हो चुके हैं बेटा। तो मैग्नीफाइंग लेंसेस एंड माइक्रोस्कोप, दिस descriptions is mainly of gross structural features। ये जो जितने भी मैग्नीफाइंग लेंसेस होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जो कि आज के टाइम पे मॉडर्न पीरियड टाइम पे देखते हैं, तो आज के टाइम पे ना बेटा बहुत ज्यादा ग्रॉस फंक्शनल फीचर्स हम देख सकते हैं, उस पार्ट को स्टडी कर सकते हैं जो कि इमेजिंग नहीं किया जा सकता है। एक डीएनए को बहुत सावधानी पूर्वक हम लोग कंप्यूटराइज में देख सकते हैं, किसी भी प्लांट किसी भी एनिमल के बॉडी की स्ट्रक्चर पूरी की पूरी स्टडी कर सकते हैं इजिली बेटा। ओके, मेनली ऑफ ग्रॉस स्ट्रक्चरल फीचर्स बहुत एक्सटर्नल एंड इंटरनल। हाँ, जो कि ग्रॉस एक्सटर्नल फीचर है, जहां इंटरनल फीचर हो, जहां अंदर प्लांट के अंदर की बॉडी की बात हो, जहां हम लोग एनिमल की बॉडी के अंदर की बात हो, सारे के सारे, जैसे हम लोग कॉकरोच पढ़ रहे थे ना ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल वाले चैप्टर में, तो वहां पर बेटा हम लोग फ्रॉग की पूरी डेप्थ स्टडी करते हैं, क्योंकि उसके पार्ट को काट काट के दिखाया गया होता है उसमें। तो हम लोग इसके पहले जो 2023 का जो सिलेबस था नीट का, एनसीईआरटी का, तो उसमें हम लोग कॉकरोच पढ़ते थे। कॉकरोच का बहुत ज्यादा डेप्थ, क्योंकि अंदर इंटरनली स्ट्रक्चर था और एक्सटर्नली, दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों की दोनों स्टडी करनी होती थी। और यहां पर भी बेटा प्लांट में भी हम लोग एनाटॉमी का जो चैप्टर पढ़ते हैं इंटरनल के लिए पढ़ते हैं प्लांट की, और जो हम लोग मॉर्फो का पढ़ते हैं, तो मॉर्फो का मतलब होता है बाहरी स्ट्रक्चरल, हम लोग प्लांट के जितने भी बाहरी हिस्से होते हैं वो हम लोग मॉर्फोलॉजी में स्टडी करते हैं। तो ये बेटा आज का जो चैप्टर होने वाला ना, तो मॉर्फोलॉजी की बात हो रही है। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है बेटा प्लांट के बाहर जो चीजें होती हैं उनकी अच्छे से स्टडी कर लेंगे। ओके बेटा जी, तो चलो, observable and prescribable living phenomena were also recorded as part of this description, ठीक है, बिफोर एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी। बेटा हम लोग देखो बायोलॉजी को रियलिटी में अगर हम लोग देखना चाहेंगे और अच्छे से अच्छे स्टडी करना चाहेंगे, तो हम लोग प्रैक्टिकली इसको समझना बहुत जरूरी होता है। बायोलॉजी को प्रैक्टिकली सीखते हो, एक्सपेरिमेंटली काम करते हो ना, तो और ही लेवल का कुछ नॉलेज आता है यार। तो वो जो चीजें किताब जो थ्योरेटिकली नॉलेज होता है, जो प्रैक्टिकली करते हो ना, वो बेसिकली आपके कॉन्सेप्ट आपके ब्रेन में सेट हो जाती है। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं, चलो। वाह, बिफोर एक्सपेरिमेंटली बायोलॉजी और मोर स्पेसिफिकली फिजियोलॉजिकली का मतलब होता है बेटा यहां पर हम लोग अंदर ही स्टडी करने वाले हैं, जैसे बोलते हैं शारीरिकी अध्ययन, ठीक है। फिजियोलॉजिकली वाज स्टेबलाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ बायोलॉजी। जाहिर सी बात है फिजियोलॉजी हम लोग स्टडी करते हैं, प्लांट फिजियो की जो चैप्टर पढ़े अभी हम लोग पढ़ के, जो बच्चे भी फिजियो का चैप्टर नहीं पढ़े हैं, फिजियो के चैप्टर पढ़ के आए, ठीक है, हमने वहाँ रिस्पायरेशन इन प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, हायर प्लांट्स और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये तीनों के तीनों चैप्टर वहाँ प्लांट फिजियो में हमने कवर कर दिया है कंप्लीटली। एनसीईआरटी साथ था, जाके देख लो बेटा, कंप्लीट प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। दो वीडियो, एक वीडियो है बस, केवल एक घंटे के बेटा पूरा कंप्लीट रिविजन हो जाएगा आपका एनसीईआरटी का। ओके, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेचुरलाइज्ड डिस्क्राइब्ड ओनली बायोलॉजी, हेंस बायोलॉजी रिमेंडेड as a natural history of a long time. The description by itself was amazing in terms of detail, while the initial reaction of our students, जाहिर सी बात है यार, देखो एनसीईआरटी कहती भी है, जवाब भी देती है और आपको आंसर भी दे देती है। देखो क्वेश्चन भी पूछोगी और जवाब भी दे देगा आपको बेटा। तो ये इतना ज्यादा कॉन्सेप्चुअल होती है एनसीईआरटी, बेस्ट बुक है यार फॉर नीट एग्जामिनेशन, फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। आप समझते हो आईएएस पीसीएस के जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो एनसीईआरटी से ही क्यों पूछता है, आपका सवाल होगा। तो जाहिर सी बात है इसमें कंप्लीट बड़े बड़े प्रोफेसर के द्वारा ये डिजाइन की गई होती है बुक। तो इसलिए बेटा यहां पर सारे के सारे आप जो एमएससी लेवल पे पढ़ते हो, जो आप लोग बीएससी लेवल पे पढ़ते हो, यहां पर आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट, वहां जो बड़े लेवल पे पढ़ते हो यहां पर सब कुछ इंक्लूड कर दिया जाता है, मगर एक्सप्लेन करता नहीं हो, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। इटसेल्फ यहां से हो गया। रिएक्शन स्टूडेंट्स कुड बी बोर्डम, वन should keep in mind that the detailed description was utilized in the later day reductionist biology, where living processes drew more attention from scientists than the description of life forms and their structures.
Hence, this description become meaningful and helpful in framing research questions in physiology and evolutionary biology. ओके बेटा, यहां पर ध्यान से देखो कि इवोल्यूशनरी बायोलॉजी जो की बात कर रही है, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी पे बात कर रहा है. ओके ओके. इन द फॉलोइंग चैप्टर्स ऑफ दिस यूनिट, the structural organization of plants and animals, including the structural basis of physiological या behavior phenomena, is described. For convenience, this description of morphological, okay, and anatomical features is presented separately for plants and animals. ये बेटा ये चैप्टर बहुत ज्यादा डाउट क्रिएट करता है. हम यहां से गारंटी लेते हैं बेटा, आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे यहां से, मैं बात करूं इस यूनिट से ना, 7 से बेटा 8 क्वेश्चंस फिक्स है. ये गारंटी बेटा 7 से 8 क्वेश्चन यहां से फिक्स है, क्योंकि 3 क्वेश्चन मॉर्फो से, 3 क्वेश्चन मान लो एनाटॉमी से, और 2 क्वेश्चन बेटा फ्रॉग वाले चैप्टर से उठा लेगा. क्योंकि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एनिमल से जो चैप्टर है ना, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन है बेटा ये कम पूछेगा, क्योंकि वहां पर केवल फ्रॉग के ही बारे में है, और फ्रॉग ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 पेज में पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल. ओके, तो यहां पे मोटा मोटा बात करें बेटा 7 से 8 क्वेश्चन ये बेटा याद रखना बेटा 2024 में नीट एग्जाम में आपको मिलने वाला है. ओके, कंप्लीट. ओके, आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे. कुछ आंसर देखो बेटा, यहां पर जो साइंटिस्ट के नाम दिए गए ना बेटा इस यूनिट में, तो इनको भी थोड़ा सा जान लेते हैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि रामायण स्टार्ट कर रहे हैं बेटा. रामायण छोटी सी पतली सी किताब है, उसको स्टार्ट कर रहे हैं. तो आगे बढ़ते हैं हम लोग बेटा. देखो यहां पर अगर बात करें कंप्लीटली, यहां कैथराइन इश्यू को बात करेंगे. 1898 से 1997 तक इनका काम चला था. इस शकल को देख लो भैया, याद कर लो, याद नहीं करना, यहां पर थोड़ा सा इनको देख लो यार कि भैया ये साइंटिस्ट मॉर्फो में बड़ा योगदान इनका था, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल में. ये जो यूनिट थी बहुत इंटरेस्टिंग था. ये भैया इन साइंटिस्ट का नाम याद रखना, कैथराइन इश्यू, इस तरह याद रखना बेटा. 1898 से 1997, क्योंकि कुछ भी नहीं कहा जा सकता एनटीए क्या पूछ ले, मतलब एनएमसी क्या पूछ ले. ठीक है, एनएमसी गाइडलाइन कराएगी आपकी, क्वेश्चन आपका पेपर आपका कौन बनाएगा बेटा, तो एनएमसी बनाएगी. ओके, आगे बढ़ते हैं. चलो देखो बेटा, यहां पर अगर मोटा मोटा बात करें तो यहां पर कैथराइन इश्यू वाज बोर्न इन यूक्रेन. वाह, देखो यूक्रेन की बात हो रही है. जितने साइंटिस्ट होते हैं अपने इंडिया के होते ही नहीं, पता नहीं क्यों है. जितने भी साइंटिस्ट होते हैं कहीं ना कहीं यूक्रेन है, रशिया है, फ्रॉम मतलब अमेरिका है, जर्मनी है. ठीक है, मतलब अदर स्टेट्स, अदर देश से होते हैं हम लोग. तो ये देखो इंडियन पता नहीं बैठे हैं, सोए हैं, उठो जागो. कैथरीन इशू वाज बोर्न इन यूक्रेन इन 1998, मतलब 1898 बेटा ये यूक्रेन के जो निवासी हैं. ठीक है, सी स्टडीड एग्रीकल्चर इन रशिया. ये देखो इन्होंने सी स्टडी एग्रीकल्चर इन रशिया से इन्होंने एग्रीकल्चर की स्टडी किया. तो एग्रीकल्चर मतलब बॉटनी की एमएससी किए होंगे. फिर उसके बाद बेटा जर्मनी से इन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत ज़्यादा काम किया इन्होंने बेटा. तो एग्रीकल्चर इन रशिया एंड जर्मनी, देखो नाम भी आ गया जर्मनी, जो नाम ले रहा हूँ वो आता गया. देखो जर्मनी और रशिया दो में इन्होंने काम किया एग्रीकल्चर के फील्ड में, बहुत ज़्यादा. 2 देशों से काम किया था. कौन भैया, कैथरीन इशू ने काम किया. कहाँ, रशिया और जर्मनी में. ओके, एंड रिसीव्ड हर डॉक्टरेट इन 1931 में यूनाइटेड स्टेट. देखो अमेरिका की बात भी आ गई बेटा, यूनाइटेड स्टेट्स. सी रिपोर्टेड इन हर एयरलियर पब्लिकेशंस दैट द करली टॉप वायरस स्प्रेड थ्रू अ प्लांट वाया द फूड कंडक्टिंग या फ्लोएम टिश्यू. बेटा यहां पर इन्होंने बहुत बड़ी रिसर्च कर डाला प्लांट में, कि भैया इन्होंने क्वेश्चन उठाया कि प्लांट में जो होते हैं ना भोजन, इनमें जो बनता होगा ये ले जाता कौन है. सारे के सारे जो लीव्स होते हैं, सारे के सारे जो ब्रांच होते हैं, सारे के सारे जो फ्रूट्स होते हैं, अलग अलग पार्ट होते हैं प्लांट्स के, उनमें भोजन कौन पहुंचाता है. तो सबका काम अलग अलग है. क्या इन्होंने बहुत क्वेश्चन उठाया होगा अपने मन में, क्योंकि सारे के सारे जब आप लोग अकेले बैठते हो तो कहीं ना कहीं आपके मन से ही सवाल उठने लगते हैं. तो उस तरह इनके मन में भी उठा होगा. तो इन्होंने सोचा कि भैया यहाँ पर काम जो चल रहा है कंप्लीटली, क्योंकि प्लांट में कौन भोजन पहुंचाने का काम कर रहा है, फूड को
कौन कंडक्ट करा रहा है पूरे प्लांट में? तो इन्होंने पूरी रिसर्च कर डाला और वास्तव में इन्होंने खोज भी कर डाला। देखो आगे पढ़ते हैं। चलो, टिश्यू, वाई प्लांट फूड कंडक्टिंग या फ्लोएम टिश्यू। हाँ, डॉक्टर इशू प्लांट्स, देखो डॉक्टर इशू प्लांट्स एनाटॉमी पब्लिश्ड इन 1954। बेटा 1954 में इन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश कर डाली, प्लांट एनाटॉमी पब्लिश्ड इन 1954, टुक अ डायनेमिक डेवलपमेंटल अप्रोच डिजाइन टू इनहांस वंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर। इन्होंने बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग किया, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग की, इस पर भी प्लांट के स्ट्रक्चर, प्लांट के बॉडी पर बहुत ज़्यादा स्टडी इन्होंने कर डाला। ओके, इनॉर्मस इम्पैक्ट वर्ल्ड वाइड, इनॉर्मस इम्पैक्ट, जो कि इनॉर्मस इम्पैक्ट जो होता है ना, किसी के इम्पैक्ट, किसी पे प्रभाव पड़ता है, तो ये प्रभाव बेटा ना ये पूरे वर्ल्ड वाइड, विश्व के कोने कोने में ये प्रभाव वर्ल्ड वाइड पड़ गया, इम्पैक्ट पड़ गया, लिटरली बेटा ब्रिंगिंग अबाउट अ रिवाइवल of the discipline. The anatomy of seed plants by Catherine Ishu was published in 1960। बेटा 1960 में, देखो 1954 में इन्होंने पब्लिश कर डाला डायनेमिक की तरह, 1960 में इन्होंने बेटा क्या कर डाला, 1960 में कैथरीन सीड प्लांट बाय कैथरीन इशू वाज पब्लिश इन 1960। इट वाज रेफर्ड टू द वेविस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी। इन्होंने इनको क्या कहा जाता है, वेविस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी भी कहा जाता है। बेटा याद रखना, ये चीज़ आपको नहीं पता होगा, आपके एनसीईआरटी में नहीं पढ़ाए होते हैं, आपके मास्टर नहीं पढ़ाते हैं, तो यहाँ पर हम कंप्लीट साथ साथ लेके चल रहे हैं। हम कहीं से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है बेटा, ये चीज याद रखना, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आपको याद होना चाहिए, ताकि आप कहीं ना कह ना पाए कि क्वेश्चन हमारा कहाँ से फ्रेम होके आया है। भैया तो हम पढ़े ही नहीं है, हमने सोचा भी नहीं है कि यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर भी फ्रेम हो सकता है। ओके, तो ये आप उससे लड़ाई करने नहीं जा सकते हो। ठीक है, चलो, तो आपको बता दिया है खुल्ला में खुल्ला कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है बेटा, एनसीईआरटी के बाहर नहीं आता ज़्यादा के ज़्यादा। देखो एक आध दो तीन क्वेश्चन आते हैं बेटा, जो कि बड़े बड़े एम्स लेवल का जो क्वेश्चन, हमें सिलेक्शन चाहिए, बच्चों को सिलेक्शन चाहिए, तो सिलेक्शन सबको चाहिए होता है कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज किसी तरह मिल जाए भैया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर वेविस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी, देखो encyclopedic in 1957 he was elected to the National Academy of Science, becoming the 6th woman to receive that honor in addition to this prestigious award। इन्होंने अवार्ड भी जीता भैया, प्रेस्टिगियस अवार्ड इन्होंने जीत लिया। और कौन भैया, डॉक्टर कैथरीन इशू ने। ठीक है, ओके, क्लियर है। प्रेस्टिगियस अवार्ड ही रिसीव द नेशनल मेडल ऑफ द साइंस फ्रॉम प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश 1989 में बेटा इन्होंने जॉर्ज बुश ने इनको मेडल से सम्मानित किया। कौन, किसको भैया, नेशनल मेडल ऑफ साइंस फ्रॉम प्रेसिडेंट जॉर्जिया के प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री भैया, इनको बहुत ज्यादा सम्मानित किया, प्रेसिडेंट वहां के राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट थे। बेटा आगे बढ़ते हैं। देखो वहां पर पीएम ओम नहीं होते, वहां पर सबसे ज्यादा उनका राज चलता है पीएम, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का। ठीक है, व्हेन कैथरीन इशू डाइड इन द ईयर 1997 में बेटा 1997 में 1997 में बेटा 1997 में इन्होंने, इनका डेड हो गया, मतलब ये खत्म हो गए, मर गए। और इनका जन्म कब हुआ था बेटा, ये चीज याद रखो, 1898 में, मतलब काफी टाइम जिया, ऐसा नहीं है। ओके, चलो, अपना मेडल ऑर्डर लेके जीते, क्योंकि देखो दुनिया में आके नाम ही कमाना होता है, नाम कमा के आपका सारा का सारा सपना पूरा हो जाता है। क्योंकि आप चले जाते हो, आप दुनिया से उठ जाते हो, मगर आपके नाम ही बेटा यहाँ पर काम आता है, क्योंकि आपके नाम से लोग जानते हैं। आप कहोगे कि यार नाम ही से जानेंगे, मगर आपका नाम अमर हो जाता है बेटा। इंसान चला जाता है मगर आपका नाम अमर हो जाता है। तो आप भी अपना नाम अमर करना चाहोगे तो बेटा जल्दी जल्दी बायोलॉजी घोर के पी जाओ, अच्छे से मजे से रट डालो, सब पूरी की पूरी रट डालो, समझो, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट के साथ रटो। ऐसा नहीं है कि भैया एक रटना होता है कि आप ना समझ रहे हो ना कुछ पढ़ रहे हो, रटते जा रहे हो, आप भूलते जा रहे हो। एक समझ बताओ, समझ के पढ़ो तभी मजा आएगा, समझ आएगा तभी मजा आता है बेटा। ये सब स्टूडेंट की कहानी है, अगर समझ में नहीं आएगा, मजा ही नहीं आएगा, आपको बोरिंग लगेगा। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो, 1997 में पेटर रैबिन की बात करते हैं। पेटर रैबिन डायरेक्टर ऑफ एनाटॉमी। देखो पेटर रैबिन कौन थे, डायरेक्टर ऑफ एनाटॉमी। यहां से भी क्वेश्चन यहां से भी बना देगा। पेटर रैबिन जो थे, पेटर रैबिन डायरेक्टर ऑफ एनाटॉमी के थे। एनाटॉमी के डायरेक्टर कौन थे बेटा, पेटर रैबिन।
ओके, एंड मॉर्फोलॉजिकल भी। मिसोरी बोटानिकल गार्डन remembered the study of absolutely dominated the field of plant biology even at the age of 99। ओके, क्लियर है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं बेटा। इन साइंटिस्ट को याद रखना हमेशा के लिए। तो हमारा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है मेरे बच्चा, ये जो कि 5वां चैप्टर है। पहले हम लोग इसमें काफ़ी, चलो, तो हमारा ये जो चैप्टर है बेटा, चैप्टर है ये मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट। तो मोटा मोटा बात करें तो यहाँ से 3 क्वेश्चन उठाएगा। ओके, 3 क्वेश्चन उठाएगा, 3 क्वेश्चन मान चलो वहां से भी उठा सकता है एनाटॉमी वाले पोर्शन से। तो यहां पर कौन कौन से टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है? तो सबसे ज्यादा बेटा इंपॉर्टेंट है इनफ्लोरेसेंस। याद रखना बेटा, यहां से तीनों से 2 क्वेश्चन पूछ लेगा। तो यहां से दो क्वेश्चन उठा के 2 क्वेश्चन पूछ लेगा बेटा, ठीक है। तो सीड से तो नहीं कुछ उठाएगा, यहां ये वाले टॉपिक से उठा लेगा बेटा। इस टॉपिक से 1 क्वेश्चन उठाएगा। तो यहां पर 3 से 4 क्वेश्चन का मोटा मोटा वेटेज बन रहा है। देखो, रूट, स्टेम और लीफ, यहां से 1 क्वेश्चन बनेगा, 1 से 2 क्वेश्चन बना सकता है, चांसेस है। इनफ्लोरेसेंस 1 क्वेश्चन 100% फिक्स है बेटा। फ्लावर से नहीं उठाएगा, यहां से उठा सकता है बेटा, इस वाले टॉपिक से उठा सकता है। ओके, क्लियर है मेरा बच्चा? आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? एक यहां से अब बात कर लिया कि यहां पर हमको एक टॉपिक रूट, स्टेम, लीफ, तीनों के तीनों ये टॉपिक पढ़ना है, रूट, स्टेम, लीफ। ओके, इनफ्लोरेसेंस पढ़ना है, फ्लावर पढ़ना है, फ्रूट पढ़ना है, सीड पढ़ना है, और सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लोरिंग प्लांट। ठीक है, ये जो रटने वाला जो चैप्टर है, कुछ लोग बच्चे रटने लगते हैं यार, भूल जाते हैं बार बार, इनको कंफ्यूजिंग होता है, क्वेश्चन गलत करके आते हैं। तो यहाँ पर बेटा जितने जितने एग्जाम्पल्स हैं आपके ब्रेन में सेट करेंगे, आप टॉपिक वाइज पढ़ते जाओगे, मजे तरीके से आप करते जाओगे, सारे के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। आप जब टेस्ट से सीरीज कहीं भी ज्वाइन किए हो बेटा, आप अपने नीट एग्जाम में जब आप देखना कि सारे के सारे एनसीईआरटी के फ्रेमिंग क्वेश्चन से ही आए हैं, यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन फ्रेम करूंगा बेटा वो बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। यहां से हम लोग एक बार ऊपर का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करके चलते हैं। चलो, द वाइड रेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ हायर प्लांट्स। जाहिर सी बात है, अगर हम हायर प्लांट की बात करें ना बेटा, तो बहुत ज्यादा रेंज है। देखो, यहां भारत में ना जनसंख्या की रेंज भी बहुत ज्यादा है, और प्लांट और एनिमल की रेंज भी बहुत ज्यादा मात्रा में है। ओके, वाइड रेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ हायर प्लांट्स विल नेवर फेल टू फैसिनेट अस। हम लोग देखो ये फेलियर नहीं कर सकते कि भैया यहां पर जो नंबर ऑफ जो रेंज है स्ट्रक्चर ऑफ हायर प्लांट्स की, ये कभी फेल नहीं कर सकता अपना इंडिया। ओके भाई, पूरा का पूरा वर्ल्ड जो बात करें ना, ये बहुत ज्यादा फैसिनेट है, बहुत ज्यादा दरमियान मात्रा में क्या पाया जाता है बेटा? पौधे, प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। प्लांट विल नेवर फेल टू फैसिनेट अस। ओके, हम फैसिनेट नहीं कर सकते। इवन थ्रू द एंजियोस्पर्म्स, अगर हम एंजियोस्पर्म्स की बात करेंगे, एंजियोस्पर्म्स का मतलब ऐसे प्लांट्स जो बेटा सीड फ्लावर्स देते होंगे। ठीक है, ऐसे प्लांट्स हम लोग एंजियोस्पर्म प्लांट्स कहलाते हैं। सो ये डाइकोटिलेडोन हो सकते हैं, और कौन सा बेटा? मोनोकोटिलेडोन भी हो सकते हैं। सो such a large diversity in external structure of morphology, they are all characterized by presence of roots, stems, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। बेटा मॉर्फोलॉजी के अंदर बात करेंगे, यहां से आपको एक टर्म बता रहा जाए, एक टर्म इस लाइन के अंदर निकल रहा है कि मॉर्फोलॉजी जो अगर टर्म आपको मिल जाए, इसका मतलब होता है यहां पर प्रेजेंस ऑफ रूट्स। अगर आपको रूट्स मिले कहीं भी प्लांट्स में, आपको अगर स्टेम्स देखने को मिल जाए भैया, आपको लीव्स देखते हो, आप फ्रूट्स देखते हो, आप फ्लावर्स देखते हो, तो कहीं ना कहीं ये का पूरा मॉर्फो की स्टडी कर रहे हो। अगर ये बाहर का, मॉर्फो का मतलब होता है प्लांट के बाहर जो चीजें आपको दिखती होगी, आप फ्लावर देखते हो, फ्रूट देखते हो, ठीक है, रूट देखते हो, स्टेम देखते हो, तो ये लीव्स देखते हो, ये सब सारा का सारा स्टडी हम लोग जो इसकी बाहरी वाली जो कर रहे हैं प्लांट की, ये मोटा ना बेटा ये मॉर्फोलॉजी के अंदर आ जाता है। ओके, क्लियर है? इसके पहले ये बात पता था बच्चों को, बेसिक चीज है, पता होता है। आगे बढ़ते हैं बेटा। ओके, क्लियर है? अब हम चैप्टर 2 के अंदर बात कह रहा है कि चैप्टर 2 के अंदर ना बेटा, चैप्टर 2 के अंदर और 3 के अंदर बी टॉक्ड अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। हमने पहले ही किसकी स्टडी करके बैठ गए हम लोग?
प्लांट की क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग पहले से स्टडी करके बैठ गए हैं प्लांट किंगडम के अंदर बेटा, ठीक है। चैप्टर 2 और 3 वी टॉक्ड अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। बेटा हम लोग उसके मॉर्फोलॉजिकल के कैरेक्टर पे और हम लोग एनाटॉमिकल कैरेक्टर पे और उसके कुछ इस स्पेशल कैरेक्टर फीचर की वजह से हम लोग उसको क्लासिफाई किए थे। ओके बेटा, हम लोग चाहे एल्गी की बात किया था, चाहे एंजियोस्पर्म की बात किया था, चाहे प्लांट, ठीक है, जिम्नोस्पर्म की बात किया था, तो सारे के सारे हम लोग उसके कैरेक्टराइजेशन फीचर के हिसाब से हम लोग क्लासिफाई किए थे। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलो। क्लियर? फॉर any successful attempt at classification at understanding any higher plant, या for that matter any living organism, we need to know standard technical term and standard definitions. We also need to know about the possible variation in different parts found as adaptations of the plant to their environment. Examples बेटा, अगर examples की बात करें यहाँ पर, adaptation to various habitats for production climbing storage। बेटा बहुत सारे प्लांट्स होते हैं अपने सर्वाइवल स्टडी के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए ना बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, अपने आप को मॉडिफाइड कर लेते हैं। कांटों में चेंज होता है, लीफ बेटा किसी कांटों में चेंज हो जाता है, रूट किसमें चेंज हो जाता है। मतलब कि कहीं ना कहीं आप जब बाहर क्लाइमेटिक एरिया में जाते हो तो कहीं ना कहीं अपना रूप चेंज करने को मिलता है। आपके प्लांट्स ऐसे भगवान ने कुदरत ने उनको जीने के लिए बेटा उनके अंदर बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड कर दिया है, प्लांट को उनको सर्वाइवल के लिए ना उनके अंदर मॉडिफाइड कर दिया है। तो वही चीज़ कह रहा है एडॉप्टेशन के लिए। एडॉप्टेशन बहुत मायने वाली जो शब्द है, ये टेक्निकल टर्म है बेटा। एडॉप्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जीवन में भी बहुत सारे क्लाइमेटिक एरिया आपको देखने को मिलेगा। आप विदेश में जाओगे, कहीं भी जाओगे बेटा, तो एडॉप्टेशन टू वेरियस हैबिटेट्स फॉर प्रोडक्शन, क्लाइंबिंग, स्टोरेज, etc. मतलब बहुत सारी चीजें इसके अंदर स्टडी करने वाले हैं। अभी तक इंट्रोडक्शन में ही सब कुछ बता रहे हैं बेटा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो, तो यहां इफ you pull out any weed, you will see that all of form have roots, stems, leaves. They may be bearing flowers and fruits. बेटा रूट्स हो, स्टेम्स हो, लीव्स हो, ये क्या बियरिंग करते हैं बेटा? फ्लावर्स और फ्रूट्स बियरिंग करते हैं। अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इन रूट। देखो अंडरग्राउंड की बात करें ना तो वो हमें क्या मिल जाएगा? रूट मिल जाएगा, ठीक है। प्लांट इन रूट सिस्टम while द पोर्शन above द ग्राउंड फॉर्म ऑफ द शूट सिस्टम। ओके बेटा, हमारा टॉपिक यहीं से स्टार्ट होता है। अभी तक हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे थे इस चैप्टर को, अब हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट हो जाता है यहां से, क्योंकि बेटा ये वाला जो चैप्टर है ना, इसमें यहां से रूट से, क्योंकि रूट प्लांट का जो प्लांट है ना बेटा, मैं एक यहां पर एक क्रिएट कर देता हूं पेज को। अगर इस प्लांट को देखें ना, नन्हे से प्लांट को देखें ना, तो यहाँ पर बेटा यहाँ पर रूट्स आपको देखने को मिलता है। ये प्लांट हमको अच्छे से मॉडिफाइड करके दिखाते हैं। यहाँ पर बेटा आपको लीव्स देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको लीव्स देखने को मिलेगा। ओके, तो ये चीज़ जो लीव्स होंगे, यहाँ पर जो फूल होंगे बेटा, ठीक है, यहाँ पर फ्रूट्स होंगे, तो इसमें भी तो ये जो रूट है ना बेटा, ये अंडरग्राउंड है। क्या है बेटा? यहाँ से अंदर जो ये मिट्टी है, सॉइल्स है बेटा, तो ये जो अंडरग्राउंड जो आपका स्टेम है, रूट्स है बेटा, रूट्स है, ये रूट की स्टडी हम लोग पूरा करने वाले हैं एक प्लांट के अंदर। मतलब बाहर वाला, हम एक प्लांट को उखाड़ते हैं, इसको उखाड़ते हैं तो हमको जड़ दिखती है बेटा, रूट दिखती है। तो उनके पहले हम सबसे पहले आपकी एनसीईआरटी क्या कह रही है कि भैया हम सबसे पहले हम आपको रूट के बारे में थोड़ा नॉलेज दे देते हैं, और रूट के बाद हम लोग किसकी स्टडी करेंगे बेटा? रूट के मॉडिफिकेशन, रूट के रीजंस कौन कौन से हो सकते हैं, तो रूट की कंप्लीट नॉलेज इस पर लेने वाले हैं इस टॉपिक पे। तो यही हम लोग जूम करके पूरा का पूरा स्टडी करने वाले हैं। ओके, चलो देखो बेटा, ये क्लियर है, विजिबल है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। यहां पर इन मेजॉरिटी ऑफ द डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स, मतलब ज्यादातर मात्रा में जो होते हैं ना, मेजॉरिटी प्लांट्स जो होते हैं डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स होते हैं। ज्यादातर प्लांट्स क्या होते हैं रूट्स वाले, वो मेजॉरिटी में डाइकोटिलेडोनस वाले होते हैं। ओके,
हाँ, इन द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ द रेडिकल्स, जो इलोंगेशन होता है, इलोंगेशन मतलब होता है बढ़ना, एक टाइप का बढ़ना होता है। जैसे मैं बोल सकता हूँ ये हमारा सीड है, यहाँ पर सीड होता है, यहाँ प्लेमोस होते हैं, रेडिकल्स होते हैं, तो ये सब सारी चीजें इसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो चलो, इलोंगेशन ऑफ द रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट्स, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा है कि इलोंगेशन जो होती है ना, इलोंगेशन जो रेडिकल की इलोंगेशन होती है ना बेटा, लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी रूट्स। ओके बेटा, क्या बनाता है हमारा, प्राइमरी रूट्स फॉर्म कर देता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच ग्रो इनसाइड द सॉइल, और ये सारे के सारे ग्रो कहां करते हैं बेटा, इनसाइड द सॉइल, इनसाइड द सॉइल के अंदर ग्रो करते हैं। It bears lateral roots of several orders that are referred to as secondary, tertiary, etc. roots. The primary roots. Okay बेटा, primary roots branches constitute secondary, tertiary roots. Okay, यहाँ पर हम लोग 4th स्लाइड पे आते हैं, 5th स्लाइड पे, क्योंकि वो हमने एक पैच ऐड किया था ये फ्लावर पे पूरा का पूरा स्टडी करने के रूट कितने टाइप के होते हैं भैया, यहाँ पर पूरा का पूरा प्लांट पे। चलो पहले हम इस पे बता देते हैं कि प्लांट में हाँ किस पे स्टडी। देखो यहाँ पर पार्ट ऑफ फ्लोरिंग प्लांट के जितने भी पार्ट हैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया गया है, तो छोटे छोटे में इसको हम एक्सप्लेन करके आपको बताते हैं। अगर नीचे वाले पोर्शन की बात करें, इस पोर्शन की प्लांट के नीचे वाले पोर्शन में बात करते हैं, तो सबसे पहले प्राइमरी रूट होता है बेटा, उसके नीचे वाले पोर्शन में बेटा क्या होता है, सेकेंडरी रूट होता है। तो ओके बात किया, तो यहाँ पर रूट 2 टाइप के हमको देखने को मिल जाएगा, रूट प्राइमरी रूट होगा और सेकेंडरी रूट होगा। देखो रूट आपको 2 टाइप के देखने को मिलेगा, पहले सबसे पहले जो होगा यहाँ से इस एरिया से सबसे पहले आपको जो देखेगा वहां पर प्राइमरी रूट्स होगा, उसके नीचे जो होता है वहां पर सेकेंडरी रूट्स होता है, फिर प्राइमरी सेकेंडरी प्राइमरी ऐसे चलता रहेगा, ये मॉडिफाइड होता रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो बेटा सबसे ऊपर वाला प्लांट फ्लावर है, जो कि फ्लावर बहुत मेन पार्ट होता है एक प्लांट के लिए, ये फ्रूट्स है बेटा। यहां पर स्टेम, आपको स्टेम भी देखने को मिल जाएगा, लीव्स देखने को मिल जाएगा, का पूरा ना बेटा, यहां से फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीफ, ये क्या कहलाता है, सूट सिस्टम, और यहाँ रूट सिस्टम। 2 पार्ट है प्लांट के, एक सूट सिस्टम, एक रूट सिस्टम, हमने बता दिया था। अब बीच बीच में जहाँ से लीफ, हमारे लीव्स जुड़े होते हैं ना जहाँ से, तो उसको नोड बोलते हैं बेटा, और जिससे जुड़ा उनके दोनों एक नोड दूसरे नोड के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं इंटरनोड्स। ओके बेटा, इंटरनोड्स बोलते हैं। यहाँ पर बर्ड बोलते हैं, बर्ड जैसा निकला होता है छोटे छोटे, यहाँ से एक नया बर्ड से क्या बनता है, एक नए प्लांट्स, नए लीव्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, यहाँ पर देखो क्या एक्सप्लेन कर रहा है, टैप रूट्स। देखो इसको क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है, तो टैप रूट भैया क्या है, ये हम पूरा का पूरा टैप रूट के बारे में। देखो क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होगा बेटा, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होगा, नीट में आपके क्वेश्चन टैप रूट से फ्रेम होते हैं और ये होता रहेगा। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। टैप रूट क्या होता है, टैप रूट बहुत टाइप के आपको रूट देखने को मिलेगा, और 3D मॉडल में आप पिक्चर में भी देख सकते हो जाके। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो, एज सीन इन द मस्टर्ड प्लांट, हम लोग अगर टैप रूट की बात करते हैं तो मस्टर्ड प्लांट के अंदर हमको देखने को मिल रहा है टैप रूट्स। अभी बताएंगे कि टैप रूट आपको कहाँ देखने को मिल जा रहा है। एज सीन इन द मस्टर्ड प्लांट्स इन मोनोकोटिलेडन्स, यहाँ पर मोनो, ये देखो जो मस्टर्ड प्लांट्स होता है बेटा, आप सरसों उनका देखे हो, हम यहाँ रटाने की कोशिश नहीं करेंगे। आप सरसों का जब प्लांट देखते हो बेटा, यहाँ पर छोटे छोटे ऐसे ऐसे करके सरसों का प्लांट्स होते हैं, उनके जो दाने होते हैं, तो इनको बेटा फर्दर हम लोग डबल काट सकते हैं क्या, नहीं बेटा। तो इससे हमको प्रूफ होता है कि वहाँ पर मोनोकोटिलेडन है। तो ये प्लांट्स मोनोकोटिलेडन है, किसी भी प्लांट का सीड देख के बता सकते हो कि वो मोनोकोटिलेडन है कि डाइकोटिलेडन है। ओके, क्लियर है बेटा। ये चीज जो हमारा ये सरसों है आपका, मस्टर्ड है बेटा, मस्टर्ड। ओके, चलो देखो, इन मोनोकोटिलेडन प्लांट द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लाइव्ड। जो प्राइमरी रूट होते हैं बेटा वो बहुत शॉर्ट लाइव्ड होते हैं, कम जीते हैं बेटा। ये जो प्राइमरी रूट्स होते हैं, जो आगे वाला पार्ट होता है वो बहुत, उनका जो होता है ना शॉर्ट लाइव्ड होते हैं, इन्हें कम ज़्यादा जी नहीं पाते, वो समझ सकते हैं इस टाइप का, उनका कम लाइफ होता है। एक एक बात याद रखना बेटा, यहाँ पर शॉर्ट लाइव्ड है एंड इज रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। जो प्राइमरी रूट्स होते हैं ना बेटा, प्राइमरी रूट्स होते हैं वो रिप्लेस किससे होते हैं, इंपॉर्टेंट है, रिप्लेस किससे होते हैं, रिप्लेस बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स।
ओके, याद रखना, यहां से भी क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा। दो क्वेश्चंस। सॉफ्ट लाइफ होते हैं रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स, वो जो होते हैं ना रूट्स, जो प्राइमरी रूट्स होता है वो लार्ज नंबर ऑफ रूट्स से रिप्लेस हो जाते हैं। ओके, इतना क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। दीज रूट्स ऑरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। जो रूट्स होते हैं ना बेटा, ये ऑरिजिनेट कहां से होते हैं? फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, स्टेम के बेस से ओरिजिनेट होते हैं। एंड कॉन्स्टिट्यूट द फाइब्रस रूट सिस्टम एज सीन इन द व्हीट प्लांट्स। अगर व्हीट प्लांट, आप गेहूं का प्लांट देखो बेटा, आप गेहूं का प्लांट देखो कभी, वहां पर गेहूं का प्लांट जो होता है ना, मैं ऐड करके दिखाता हूं। यहां पर एक गेहूं का प्लांट मैं बना लेता हूं, यहां पर एक गेहूं का एक प्लांट मैं बना देता हूं। यहां पर जो बाली होती है ना, तो इनमें इनमें जो स्ट्रक्चर्स होती हैं गेहूं के प्लांट में, वीट के प्लांट में, तो यहाँ पर कौन सा रूट पाया जाता है? पहला नंबर बेटा, वीट के प्लांट में फाइब्रस रूट पाया जाता है, ये याद रखना। इससे भी क्वेश्चन पूछ लेगा, फाइब्रस रूट्स मिलता है ना, फाइबर जैसे आपको देखने मिलता है फाइब्रस रूट, ऐसे टाइप के फाइब्रस रूट बड़े हल्के होते हैं ना, तो वो फाइब्रस रूट आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, देखो तो यहां पर हम मोटा मोटा बात कर लिया था। originates from the base of the stem of constitute fibrous root system is the seen over the wheat plant in some plant like grass। देखो बेटा, यहां पर ग्रास की बात हो गई, लाइक ग्रास हो गया, ग्रास मतलब घास। मोन्स्टेरा हो गया, बनियान ट्री हो गया, और रूट्स एंड फ्रॉम पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल एंड कॉल्ड इज एडवेंटिशियस रूट्स। ओके, कौन सा प्लांट बेटा? एडवेंटिशियस रूट्स। ओके, एडवेंटिशियस रूट्स। क्लियर हो बेटा? आगे बढ़ते हैं। कौन सा, देखो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ग्रास, मोन्स्टेरा, बनियान ट्री, रूट्स एंड फ्रॉम द पार्ट ऑफ द अदर देन रेडिकल आर कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट्स। याद रखना, आपके मैं स्लाइड पे ऐड करके बता देता हूं। मोन्स्टेरा हो गया बेटा, मोन्स्टेरा हो गया, मोन्स्टेरा हो गया, ठीक है। ग्रास हो गया, मोन्स्टेरा हो गया, ग्रास हो गया बेटा, बनियान ट्री हो गया, ठीक है। बनियान ट्री याद रखना, बनियान ट्री, बनियान ट्री। यहां से डायरेक्टली आपसे एग्जांपल पूछ लिया जाएगा, तो आप कंफ्यूज मत होना। यहां मोन्स्टेरा, ग्रास, बनियान ट्री, ये तीनों के तीनों कैसे रूट्स पाए जाते हैं इसमें? ग्रास देखो, एडवेंटिशियस रूट पाया जाता है बेटा, एडवेंटिशियस रूट पाया जाता है, एडवेंटिशियस रूट पाया जाता है, एडवेंटिशियस रूट पाया जाता है, याद रखना। देखो, बनियान ट्री हो गया, बनियान ट्री, ग्रास, मोन्स्टेरा, रूट्स आर द फ्रॉम पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल कार्ड एडवेंटिशियस रूट। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम आर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अगर बात करें मेन फंक्शन क्या होता है वाटर रूट का, तो रूट सिस्टम वाज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। सबसे मेन फंक्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए सबसे ज़्यादा। और मिनरल फ्रॉम द सॉइल, और सॉइल से जो होते हैं ना, मिनरल को एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करता है। मिनरल फ्रॉम द सॉइल, प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर इंकरेज ऑफ द प्लांट पार्ट, स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ओके, यहां पर आप लोग रीजन ऑफ रूट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? रीजन ऑफ रूट्स, रीजन्स ऑफ रूट्स। यहां से भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से तो बहुत ही ज़्यादा, यहां से तो क्वेश्चन भर भर के पूछता है भैया। यहां से क्वेश्चन जो होता है कोट ऑफ होता है, बहुत भर भर के पूछा जाता है। कैसे? देखो,
कैसे बनेगा क्वेश्चन यहाँ से? अगर हम इस रीजन को बात करें, एक रूट को उठा के काट के दिखाया गया, ये जो जो आपको दिख रहा है ना, ये जो गंदी सी शक्ल दिख रही है ना बेटा, ये 10 का है ना, ये रूट को दिखाया गया है। रूट के पार्ट को एकदम बढ़िया जूम करके एकदम बढ़िया मस्त तरीके से दिखाया गया है। तो उसके अंदर क्या क्या रीजन होते हैं, एक रूट को हम लोग रूट को देखते हैं तो कैसे ही आप लोग देखे होगे, रूट को उठाते हो तो छोटा सा तो काट के देखोगे तो बड़ा अजीब सा दिखता है, मगर उसका एक रियल व्यू अंदर का जो एक माइक्रोस्कोपिक व्यू देखेंगे तो इस टाइप का दिखाई देगा। तो उसके अंदर क्या क्या होता है, एक रूट के अंदर रीजन में क्या क्या होता है उस रूट रीजन में, तो रीजन ऑफ द रूट टिप, रीजन ऑफ द रूट टिप। अब रूट के रीट टिप पे देखेंगे तो सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन होता है रीजन ऑफ मैचुरेशन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन बेटा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा क्योंकि यहाँ से डायग्रामेटिव क्वेश्चन बन जाएगा। डायग्रामेटिव ए पूछ लेगा, बी पूछ लेगा, ठीक है, सी पूछ लेगा आपसे क्या क्या क्वेश्चन किस तरह पूछ रहा है, तो यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेगा, डी पूछ लेगा, तो ए बी सी डी दे देगा भैया यहाँ पर क्या है तो आपको डायरेक्टली बताना होगा। तो रीजन सबसे ऊपर वाले रीजन में रीजन ऑफ मैचुरेशन, उसके बाद रीजन ऑफ एलोंगेशन, यहाँ पर इलोंगेट हो रहा है तो भैया इलोंगेट हो रहा है, जाहिर सी बात है यहाँ पर रीजन ऑफ इलोंगेशन होगा। तो सबसे नीचे वाले पोर्शन पे क्या है बेटा, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती है। क्या होता है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। और सबसे नीचे जो रूट कैप होता है, क्या होता है, रूट कैप। और रीजन है, देखो यहाँ पर इस वाले पोर्शन पे जो दिखता है ना, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती है। ओके, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। और यह आपको जो दिख रहा है ना एपिब्लेमा, ये जो रूट हेयर है ना, ये सब रूट हेयर ही है एक टाइप पे। रूट पे भी रूट हेयर्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें 3 रीजन होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट 3 रीजन के नाम बताओ। रीजन ऑफ, सबसे ऊपर रीजन ऑफ मैचुरेशन, दूसरा नंबर पे रीजन ऑफ एलोंगेशन, तीसरा रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ओके, ये रीजन आपने समझा, मगर इस रीजन की क्या खासियत है, क्या इनके फंक्शंस होते हैं, इन रीजन क्या ये जो रीजन्स होते हैं इनके कुछ स्पेशल फंक्शन होते हैं, तो आइए स्टडी करते हैं। देखो द रूट इज ऑफ कवर्ड एट द एपेक्स बाई अ थिम्बल लाइक, बेटा ये इंपॉर्टेंट है फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। रूट जो होता है ना बेटा, कवर्ड होता है एपेक्स, एपेक्स ऑफ थिम्बल लाइक, बेटा कैसा लाइक, थिम्बल लाइक, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग रूट कैप बोलते हैं बेटा। रूट कैप हमने बताया कि सब थिम्बल लाइक जो से थिम्बल लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, थिम्बल लाइक जो स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, थिम्बल लाइक जो स्ट्रक्चर होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रूट कैप बोलते हैं। क्लियर है? It protects the tender apex of the root. It is makes a way through the soil. If few millimeters, if few कुछ मिलीमीटर्स होते हैं above, उसके ऊपर the root cap is region of meristematic, उसके कुछ मिलीमीटर ऊपर ही क्या कह रहा है एनसीईआरटी की जो रूट कैप है भैया, इसके कुछ फ्यू मिलीमीटर ऊपर क्या पाया जाता है, मेरिस्टेमेटिक रीजन पाया जाता है बेटा। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी रीजन पाया जाता है, जो आपको इस डायग्राम में शो हो रहा होगा, ठीक है। देखो बड़ा कचड़ा कर दिया इस पे, देखो मैं हटा के दिखा रहे हैं बेटा, ये देखो इस रीजन को बेटा यही कह रहा है कि इस वाले रीजन पे कुछ फ्यू मिलीमीटर रूट कैप के ऊपर वो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी पाई जाती है। ओके क्लियर है, आगे बढ़ता हूं, चलो ओके आगे बढ़ते हैं। द सेल ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल, थिन वॉल्ड एंड विद डेंस प्रोटोप्लाज्म। बेटा यहाँ का जो रीजन होता है ना, डेंस प्रोटोप्लाज्म से घिरा होता है उसके साथ में। ओके, दे डिवाइड रिपीटेडली द सेल्स प्रॉक्सिमल, द सेल्स जो होती हैं प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन अंडरगो रैपिड इन इलोंगेशंस एंड enlargement and are responsible for the growth of the root in length. This region is called region of elongations. ओके, ये जो रीजन ऑफ इलोंगेशन होता है यहाँ से ही ग्रोथ होता है बेटा। रीजन ऑफ इलोंगेशन से क्या कह रहा है, यहाँ से ग्रोथ होती है। प्रॉक्सिमल टू दिस, देखो यहाँ रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, फ्रेम होगा, यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम होगा, यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम होगा, 2 क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा मात्रा में फ्रेम हो रहा है। द सेल प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन अंडरगो रैपिड इलोंगेशन। सबसे ज्यादा इलोंगेशन कहाँ होती है बेटा, रैपिड इलोंगेशन कहाँ होती है, इनलार्जमेंट होती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट लेंथ। दिस रीजन इज कॉल्ड रीजन ऑफ इलोंगेशन।
सबसे ज्यादा अगर प्लांट के रूट की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा रैपिड रिवीजन कहां होता है, सबसे ज्यादा डिवीजन कहां होता है, रीजन ऑफ इलोंगेशंस में ही होता है। सबसे ज्यादा यहां पर इलोंगेशंस होती है, यहां पर रीजन ग्रोथ होती है सबसे ज्यादा। द सेल ऑफ इलोंगेशंस जोन, द सेल ऑफ इलोंगेशंस जोन कह रहा है बेटा, द सेल ऑफ इलोंगेशंस जोन, क्लियर है। द सेल ऑफ elongation zone gradually differentiate mature, hence this zone proximal to region to of elongation is called region of maturation। region of maturation जो कि सबसे ऊपर का लाइन है बेटा, region of maturation क्या करता है, क्या काम करता है, ये इसका फंक्शन भी जान लो। तो region of maturation जो कि बात कर लिया मैंने, region of maturations, the cells of elongation zone gradually differentiate and mature, hence the zone proximal to region of elongate is called a region of maturation। from this region some epidermal cell form very fine and delicate thread like structure called root hairs। these roots hairs absorb water and mineral from the soils। ओके, यही का सारा जो रीजन ऑफ मैचुरेशन है बेटा, यही एब्जॉर्ब करता है सॉइल से मिनरल, सॉइल से वाटर्स, सॉइल से अदर सब्सटेंस बेटा, जो भी होता है वो कौन करता है, रीजन ऑफ मैचुरेशन, जो कि बोलते हैं रूट हेयर बोलते हैं, रूट हेयर के नाम से जानते हैं हम लोग। रूट हेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। और ओके, अब देखो स्टेम आ गया। पहले इसके पहले हम लोग जो एक अलग डायग्राम दिया गया था, मेन रूट्स, लेटरल रूट्स, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स, फाइब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट्स। अब एडवेंटिशियस रूट आप स्लाइड पे देख सकते हो जाके कि एडवेंटिशियस रूट्स आपके एनसीईआरटी में डायग्राम बना होगा, वो बहुत अच्छे से देख लो। और मैंने जो बताया कि फाइब्रस रूट कैसे होता है, जो कि वीट में सबसे ज़्यादा मात्रा में देखा जाता है। एडवेंटिशियस 3 के एग्जाम्पल मैंने बताया था, ठीक है, मोन्स्टेरा हो गया, ग्रास हो गया और बनियान ट्री हो गया, 3 मैंने एग्जाम्पल पढ़ाया, ठीक है। यहाँ पर 3 रीजन पढ़ाया बेटा रूट्स में बेटा, मैचुरेशन, जो मैचुरेशन, रीजन ऑफ मैचुरेशन, इलोंगेशन, रीजन ऑफ एलोंगेशन और रीजन ऑफ मैस्टमैटिक एक्टिविटी। हमने 3 एक्टिविटी के तीनों फंक्शंस बताया। उसके बाद हम लोग रूट कैप की बात किया। रूट कैप के ऊपर फ्यू मिलीमीटर्स के ऊपर हम लोग बेटा जो रैपिड रिवीजन होती है ना बेटा, वहाँ पर रीजन ऑफ मैथमेटिक एक्टिविटी होती है, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करती है किसके लिए, रैपिड रिवीजन में, नहीं रैपिड रिवीजन में नहीं, रैपिड रिवीजन नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखो हाँ, रीजन ऑफ मैथमेटिक एक्टिविटी, द सेल ऑफ रीजन आर वेरी स्मॉल। हाँ, the roots makes away the soil few millimeters above the root cap, region of मैथमेटिक activity, the cell of the region was very small, thin walled, dense protoplasm। यहाँ पर बेटा डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है, आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा कि यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को देख लो ध्यान से, वहाँ पर डेंस है, कुछ ना कुछ एक पॉइंट करके स्ट्रक्चर दे दिया गया है, तो वहाँ पर डेंस प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। दे डिवाइड रिपीटेडली, यहाँ पर जो डिवीजन होता है रिपीटेडली होती है, बहुत तेजी होती है, बार बार होती है यहाँ पर सबसे ज़्यादा। दिस सेल्स प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन अंडरगो रैपिड इलोंगेशन, एनलार्जमेंट, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ अब द रूट इन लेंथ, दस रीजन इज कॉल्ड रीजन ऑफ इलोंगेशन। सबसे ज़्यादा इलोंगेशन यहाँ, सबसे ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पर होता है। हमने ये स्टडी किया, हमने रिकॉल कर ली सारी चीज़ों को बेटा। हम लोग हमारा रूट कंप्लीट हो गया, हम लोग का स्टेम टॉपिक रहेगा। ओके, स्टेम टॉपिक, स्टेम देखते हैं, स्टेम से स्टार्ट करते हैं स्टेम को, स्टेम के बाद लीप। स्टेम बहुत, देखो यहाँ से कट गया, देखो स्टेम, देखो आपके एनसीईआरटी में स्टेम इतना ही बचा है। सोचो मॉडिफिकेशन, पूरा का पूरा मॉडिफिकेशन काट दिया, पूरा का पूरा मॉडिफिकेशन काट दिया सिलेबस से, पूरा का पूरा मॉडिफिकेशन काट दिया सिलेबस से। सोचो सोचो सोचो, सोचने वाली बात है, छोटा सा टॉपिक दे दिया है एनसीईआरटी में। ओके, आपकी बड़ी खुशखबरी है, पूरा का पूरा स्टेम के मॉडिफिकेशन को काट दिया गया है। ओके, ये जो हमारा स्टेम है, स्टेम में छोटी सी स्टडी करनी है, यहाँ से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या बन सकते हैं क्वेश्चंस, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि क्वेश्चन किस टाइप के बनेंगे, कैसे बन सकते हैं, किस लाइन से बन सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो देखो बेटा, हम लोग पूरा का पूरा आपको एनालाइज करके पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट रखने वाले हैं। व्हाट आर द फीचर्स, जो आपके एनसीईआरटी में पहले दिए गए थे वही चीज लिखा गया। व्हाट आर द फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश अ स्टेम फ्रॉम अ रूट। क्या फीचर है बेटा, क्या गुण है ऐसा कि जो आपके रूट है ना, रूट वाला जो पार्ट है वो अलग रखता है स्टेम से, स्टेम को से।
ओके तो वो क्वेश्चन आपसे एनसीईआरटी खुद पूछ रहे हैं। तो द स्टेम्स इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। आपसे कभी पूछे ना कोई स्टेम भैया रूट से क्यों अलग रखता है, तो आपको बता देना असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस बियरिंग ब्रांचेस, असेंडिंग पार्ट ऑफ एक्सिस। ओके इंपॉर्टेंट है बेटा, असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस बियरिंग ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, लीव्स हो गया बेटा, फ्लावर्स हो गया और फ्रूट्स हो गए, इंपॉर्टेंट है। इट डेवलप्स फ्रॉम द प्लूम्यूल, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे जो होते हैं ना, स्टेम्स हो गए, स्टेम्स हो गए और ठीक है लीव्स हो गए, लीव्स हो गए और फ्लावर्स हो गए बेटा, फ्लावर्स हो गए और फ्रूट्स हो गए, ये के सारे ना बेटा प्लूम्यूल से ओरिजिनेट होते हैं, डेवलप फ्रॉम प्लूम्यूल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीड। ओके द एम्ब्रियो, अच्छे से लाइन टू लाइन कर लेते हैं। देखो डेवलप फ्रॉम द प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो of germinating seeds, these stems bear nodes and internodes. The region of the stems where leaves are born are called nodes, while internodes are the portion between two nodes. दो नोड्स के बीच में, ये बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है जो कि दो नोड्स के बीच में बेटा, देखो यहां से क्वेश्चन है, लीव्स आर बोर्न, हाँ दो नोड्स के बीच में दी स्टेम्स बियर्स बड्स which may by terminal या axillary stems is generally green, stems क्या होते हैं जनरली ग्रीन होते हैं ज्यादातर, when young and later often become woody and dark brown. Okay, the main function of the plant, the main function of the stem is spreading out branches bearing leaves, flowers, fruits. It conducts water, minerals, photosynthesis. Some stems perform function of storage of foods. बहुत कुछ स्टेम्स होते हैं फूड के लिए भी स्टोरेज का काम करते हैं, सपोर्ट का काम करते हैं बेटा, प्रोडक्शंस का काम करते हैं, ये फंक्शन, ये सबसे ज्यादा स्टेम में ना फंक्शन इंपॉर्टेंट है, इसका फंक्शन आपको याद होना चाहिए, सारे के सारे फंक्शन आपको एक चीज याद होना चाहिए, यहाँ पर फंक्शन आपको तैयार होना चाहिए। ओके फंक्शन आपको तैयार होना चाहिए, तो इस फंक्शन नीचे ही पोर्शन में दिया गया है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्टेम का सबसे वाटर को कंडक्ट करने में भी काम करता है, मिनरल को करने में, फोटोसिंथेसिस को करने में। सम स्टेम्स परफॉर्म, कुछ स्टेम्स होते हैं बेटा क्या परफॉर्म करते हैं, स्टोरेज ऑफ फूड को स्टोरेज करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, प्रोडक्शन रक्षा प्रोवाइड करते हैं, एंड द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। कुछ स्टेम्स होते हैं उनको काट, स्टेम्स को ही लगाए, जैसे आप देखोगे गुलाब का पेड़ होता है ना, उसके स्टेम्स को काट के लगा दिया जाता है और नया प्लांट बन जाता है, उसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन ज़्यादा होता है, ज़्यादा मात्रा में। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है स्टेम्स का वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये सारा का सारा मेन फंक्शन है जो आपको पता है। हम लीफ पे बात करते हैं, तो लीफ पे भी अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा लीफ रहेगा। लीफ पे बात कर लेते हैं मोटा मोटा जो चीज़ इंपॉर्टेंट है। लीफ पे यहाँ से अगर बात करें, लीफ से तो बहुत इंपॉर्टेंट लीफ हो जाता है, तो लीफ से भी कौन कौन से टॉपिक रिलेट हुए हैं। देखो लीफ में अगर आगे बात करते हैं तो लीफ में तो कुछ टॉपिक्स पोर्शंस हटे हैं, नहीं हटे तो बात कर लेंगे, अभी आगे मिलता है। चलो लीफ क्या होता है, लीफ आप जानते हो, बेसिकली आप पत्तियों को आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा देखते हो, ठीक है। पत्तियों से यार आपका लाइफ चलता है, क्यों, पत्तियों की वजह से, पत्तियां ना रहे तो आप ना पालक खा पाओगे, कुछ नहीं खा पाओगे यार। बहुत सारी सब्जियां होती हैं जो आपको हरी भरी होती हैं, तो वो पत्ती ही खाते हो ना उसकी, तो लीव्स ही खाते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, तो लीव्स खा रहे थे अभी तक, तो आगे बढ़ते हैं लीव्स की पूरी बात करते हैं। लीव्स खोलते हैं, द लीव्स इज ए लैटरल, लीव्स जो होती है लैटरल होती है, जाहिर सी बात है आपको पता होगा कि भैया ये जो लीफ होती है ना लैटरल होती है, जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है, जनरली ज्यादातर बेटा स्ट्रक्चर इसका पाया जाता है फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है। ओके जनरली जो होते हैं लीफ होती हैं लैटरल होती हैं, जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होती हैं। बॉर्न ऑन द स्टेम्स, ये इनका जो जन्म होता है ना कहाँ किस पे होती है, स्टेम्स पे जन्म होती है। इट डेवलप्स एट द नोड, ये बेटा ये कहाँ से डेवलप होते हैं, नोड से डेवलप होते हैं, इंपॉर्टेंट है। कहाँ से डेवलप होता है, नोड से। इट एंड बियर्स
build its axils. The axillary bud later develops into a branches. Leaves originate from shoot apical meristems and arrange in एक्रोपेटल ऑर्डर. बेटा कैसा ऑर्डर में? एक्रोपेटल ऑर्डर में देखने को मिलता है. दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन ऑफ फॉर फोटोसिंथेसिस. क्लियर है? देखो यहां पर हम बात कर लेते हैं मोटा मोटा कि यहाँ एक टिपिकल आप लीफ, एक टिपिकल लीफ को देखते हैं. देखो ये लीफ किसका है बताना, ध्यान से बताओ जल्दी कमेंट बॉक्स में, जल्दी जल्दी बता दो सब लोग. ये बेटा हिबिस्कस रोजा सेंसेसिस का है, मतलब गुड़हल के पेड़ का है. गुड़हल के पेड़ का ये क्या है? लीफ है, दिखाया गया है आपके एनसीईआरटी में. बेटा टिपिकल लीफ की बात करें, कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट होते हैं. एक पत्ती की स्ट्रक्चर को देखें तो उसके 3 मेन पार्ट हमको देखने को मिलता है. क्लियर है? 3 मेन पार्ट. लीफ बेस, ओके बेटा, लीफ बेस, पेटियोल और लैमिना. देखो लैमिना जो होती है ना, यहां पत्ती के ऊपर वाले भाग पे होती है. स्टिप्यूल यहां से निकली होती है, स्टिप्यूल यहां से निकली होती है. पेटियोल, लीफ जो पेटियोल होता है, पेटियोल्स होती है. देखिए पत्ती को देखो, आप अपने बगल में पत्ती कोई हो, उठा के देखो कहाँ क्या चीजें हैं, उठा के ला के आओ, लेके आओ जल्दी से, फास्ट लेके आ गए होगे आई होप. एक्सिलरी बर्ड, यहाँ पर एक्सिलरी बर्ड देखो, सब कुछ देखो स्ट्रक्चर डायग्राम से, अपने डायग्राम से अपने लिप में देखो जल्दी जल्दी. लैमिना देखो बेटा, लैमिना कहाँ पर है? लैमिना आपको स्ट्रक्चर के लीप के ऊपर भाग के स्ट्रक्चर पर देखने को मिल जाएगा, ये वाले पोर्शन पे. लीप बेस, लीप का जब बेस होता है बेटा वहां पर, यहाँ पर लीप का बेस होता है. एक्सिलरी बर्ड होता है, यहाँ पर स्टिप्यूल होता है. ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ. पेटियोल लैमिना 3 मेन पार्ट होता है. लीफ के 3 मेन पार्ट होते हैं, पेटियोल, लैमिना और लीफ बेस. क्लियर है? द लीफ इज अटैच टू द स्टेम. जाहिर सी बात है, लीफ कहां से अटैच होगा? स्टेम से अटैच्ड होगा. लीफ बेस जिसको बोल सकते हैं. एंड मेनी वियर टू लेटरल स्मॉल लीफ लाइक, टू लेटरल स्मॉल लाइक लीफ लाइक, पत्ती जैसी एक स्ट्रक्चर होती है, उसका नाम बताना बेटा, स्टिप्यूल्स बोलते हैं. पत्ती जैसी स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं बेटा? स्टिप्यूल्स. वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बनेगा. मे वियर टू लेटरल स्मॉल लीफ, टू मेयर टू वियर lateral small leaf like structure are called stipules. In monocotyledon the leaf base expand, जो लीफ बेस होता है एक्सपैंड करके बेटा किसमें? सीथ कवरिंग ऑफ स्टेम पार्सली या होली. इन सम लेग्यूमिनस प्लांट्स लीफ बेस may become swollen which are called pulvinous. Very important for your need. ओके क्लियर है यहां से. ओके, लिथेस में बिकम swollen which is called pulvinous. या पेटियोल हेल्प होल्ड, पेटियोल क्या करता है? पेटियोल हेल्प होल्ड ब्लेड टू लाइट लॉन्ग द फ्लेक्सिबल. पेटियोल्स अलाउ लीफ ब्लेड्स या ब्लटर इन विंड देयर बाई cooling the leaf, bearing fresh air to leaf surface. Lamina on the lamina या are the leaf blade. Okay बेटा, green expanded part of leaf with veins, venlets. There is a usually middle prominent veins which is known as midrib. Important, midrib. वेंस प्रोवाइड रिजिडिटी, वेंस जो होती है प्रोवाइड क्या करती है? इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा बेटा. द वेंस प्रोवाइड रिजिडिटी टू द लीफ ब्लेड एंड एक्ट इज चैनल्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड मटेरियल्स. द सेफ मार्जिन अपेक्स सरफेस. द एक्सटेंट ऑफ इंसीजन ऑफ लैमिना वेरीज इन डिफरेंट लीव्स. ओके क्लियर है. तो हमारा जो टॉपिक है, पहले लीव्स को देख लेते हैं. ये जो लीव्स है, स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स की बात कर लिया था. किस पे बेटा? स्ट्रक्चर लीव्स पे. पार्ट ऑफ लीफ, रेटिकुलेट वेनेशंस, पैरेलल वेनेशंस. बेटा ये इस टाइप के आप लीव आप देख के बता पाओगे कि इस टाइप के जो वेनेशंस देखने को मिलता है ना, ये आपको रेटिकुलेट वेनेशन होता है ज़्यादातर ना बेटा. डाइकोटिलेडन के अंदर ना क्या देखने को मिलता है? सबसे ज़्यादा रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है.
और पैरेलल वेनेशन मोनोकॉट में ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे मक्के वक्के में देखते हो आप, केले वेले के पत्ते में देखते हो बेटा, कैसा वेनेशन होता है बेटा, ये आपको इस टाइप के वेनेशन जो आपको स्ट्रेट में देखने को मिलेगा, इस टाइप के वेनेशन को हम लोग पैरेलल वेनेशंस बोलते हैं। लीफ की जो वेनेशंस होती हैं दो टाइप के देखने को मिलते हैं। वेनेशन हम पढ़ने वाले भी हैं। ओके, अच्छा, कंपाउंडेड लीव्स के टाइप पढ़ेंगे, तो वेनेशंस पहले पढ़ लेते हैं, वेनेशंस क्या होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो वेनेशंस क्या होता है बेटा, वेनेशंस, ओके बेटा, वेनेशंस क्या होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वेनेशंस कहने का क्या तात्पर्य है। द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स, जो अरेंजमेंट, वेन्स के जो अरेंजमेंट होते हैं, जो पत्तियों पे नसें दिखती हैं ना, ये बेटा इस टाइप की नसें जो दिख रही हैं, उसी के अरेंजमेंट को बेटा वेन्स एंड द वेनलेट्स, जो विद इन वेनलेट्स कांटे जैसे होते हैं, इन द लैमिना, लैमिनम से ऑफ लीव्स इज टर्म्ड एज वेनेशंस व्हेन द वेनलेट्स, व्हेन द, जहां से वेनलेट्स फ्रॉम अ नेटवर्क, वेनलेट्स का बेटा नेटवर्क होता है, द वेनेशन इज टर्म्ड एज रेटिकुलेट, वेनेशन इज टर्म्ड एज रेटिकुलेट बोलते हैं। व्हेन द वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर विद इन लैमिना, अगर लैमिना के पैरेलल में चल रहा है तो वेनेशन इज टर्म्ड एज पैरेलल वेनेशंस। Leaf of dicotyledon plants generally process reticulate venations, while parallel venation is the characteristics of most monocotyledons, जो कि आपको पहले ही बता दिया था। ये बहुत कुछ नहीं बताया गया बेटा। तो यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ लीव्स की बात कर लेते हैं, छोटा सा आपको यहाँ पर आपको टाइप्स ऑफ लीव्स देखने को मिलेगा। देखो, अगर हम मोटा मोटा बात करें ना बेटा, यहाँ से आपको लीव्स की पूरी स्टडी करा रहे हैं। ओके, यहाँ से लीफ की पूरी स्टडी करा रहे हैं। लीव्स की क्या कैसे कैसे स्टडी होती है बेटा, हमको लीव्स ना दो टाइप को देखने को मिल रहा है, ठीक है, कैसे, एक पाल्मेटली कंपाउंड लीफ, एक पिनेटली कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ तो हम किस पे टाइप्स ऑफ लीव्स की बात कर रहे थे, सिंपल लीफ, कंपाउंड लीफ, दो टाइप के हम लीफ पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। चलो देखो, दो टाइप के लीफ कैसे होते हैं। कंपाउंड लीफ को रिप्रेजेंट किया गया है, पहला पिनेटली कंपाउंड लीफ और पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। बड़ा इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन फ्रेम होगा। दो टाइप का होता है, पिनेटली कंपाउंड लीफ और पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। जो ये रैचिस का जो प्लांट्स है ना, देखो सिल्क कॉटन का जो लीव्स है, इस टाइप का लीव्स देखो, यहाँ पर ये इस टाइप का अरेंजमेंट है। इसमें अरेंजमेंट देखो, अरेंजमेंट ध्यान से देखना, पिनेटली कंपाउंड लीफ और पाल्मेटली कंपाउंड लीफ, दो टाइप का। ए लीफ सेड टू बी सिंपल व्हेन इन लैमिना टू एंटायर, व्हेन इनसाइड द इंसिजन डू नॉट टच, ठीक है, द मिडरिप, व्हेन द इंसिजन ऑफ लैमिना reach up the two midrib, breaking it into a number of leaflets. The leaf is called compound. A bud is present in the axil or petiole in the both simple and compound leaves, but not in axil leaflets. The compound leaves may be two types, pinnately compound leaf। देखो अभी तक हमने पढ़ा कि दो टाइप के लीव्स होते हैं, सिंपल लीव्स होते हैं और कंपाउंड लीव्स होते हैं। कंपाउंड लीफ दो टाइप के होते हैं, एक पिनेटली कंपाउंड लीफ होता है, एक पिनेटली और एक पाल्मेटली कंपाउंड लीफ होता है। तो पिनेटली कंपाउंड लीफ याद रखना, सिल्क कॉटन का एग्जांपल दे दिया और नीम का एग्जांपल दे दिया। याद रखना बेटा, नीम का प्लांट, ये नीम का जो आप देखो ना, नीम का पत्ती उठा के देख के आओ, लेके आओ जल्दी से, नीम की पत्ती लेके आओ जल्दी से, एक पार्ट लेके आओ वहाँ, उसका देखो, नीम का देखो। ये कंपाउंड लीफ से बेटा, ये कैसा लीफ है, कंपाउंड लीफ है, दो टाइप का देखने को मिलेगा। कंपाउंड लीफ बेटा पाल्मेटली मिलेगा और एक पिनेटली मिलेगा, ठीक है। पिनेटली कंपाउंड ए वाला है, नीम का जो होता है पिनेटली कंपाउंड लीफ है, और जो आपको सिल्क कॉटन का दिखता है वो पाल्मेटली कंपाउंड लीफ है। ओके, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, लीफ वाले पोर्शन पे आगे बढ़ते हैं बेटा, 10वीं स्लाइड पर। उसके बाद देखो, बहुत ज्यादा कुछ नहीं दिया है, जो भी दिया है बहुत बहुत कम दिया है। चलो, नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन अ कॉमन एक्सिस, द रैचिस which represent the midrib of the leaf as in neem. Palmately compound leaf
the leaf are attached the compound common point example at the tip of petiole as silk cotton. क्लियर है? जैसे आपका फाइलोटैक्सी की बात कर लेंगे. फाइलोटैक्सी, ये जो टॉपिक है फाइलोटैक्सी का बहुत छोटा है, ज़्यादा नहीं है, तो फाइलोटैक्सी भी कंप्लीट कर लेते हैं, इन्फ्लोरेसेंस वाला कंप्लीट कर लेते हैं. मॉडिफिकेशन हट गया, लीफ का जो मॉडिफिकेशन था हट गया था. ठीक है, फाइलोटैक्सी आ गया. याद रखना बेटा, कौन सा टॉपिक हटा दिया गया? मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स हटा दिया गया, याद रखना. कैक्टस का जो लीव्स था वो सब हटा दिया गया. क्या हटाया गया? इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको पता होनी चाहिए कौन से टॉपिक्स हटे. आपके न्यू एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए, या हमारे साथ अपनी एनसीईआरटी नहीं रख के चलो, या तो आप जो भी टॉपिक कटे हुए हैं नया एनसीईआरटी से मैच करके उसको वहां पर क्रॉस का चिन्ह बना दो. मैं बार बार फिर बोल रहा हूं बेटा, क्रॉस का चिन्ह बनाते जाओ ताकि आपको रिवीजन के समय दिक्कत ना हो. आप उन टॉपिक को पढ़ो जो आपके एग्जाम में आने वाले, फालतू के टॉपिक ना पढ़ के वहां कचड़े भर के ना जाओगे ताकि आपको सारा का सारा वहां साफ हो जाए. आप उन्हीं टॉपिक को पढ़ के जाओ जो आपके लिए एग्जाम में आने वाले हैं, क्योंकि आपके एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी पे जो बनाएगा पेपर. ठीक है, आगे हमारा टॉपिक बेटा फाइलोटैक्सी. तो फाइलोटैक्सी पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा. फाइलोटैक्सी पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा क्यों, ज्यादा करेंगे बेटा. हाँ, फाइलोटैक्सी की बात कर लेते हैं बेटा. फाइलोटैक्सी के जो हम लोग डिफरेंट टाइप्स हैं, देखो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा. डायग्राम देखो अपना 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 सब लोग जल्दी जल्दी देखो. फाइलोटैक्सी के बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दिख रहे हैं. तो सबसे पहला एग्जांपल चाइना रोज, उसमें सबसे पहला एग्जांपल चाइना रोज आ रहा है. दूसरा गोवा का एग्जांपल दे रहे हैं हम लोग बेटा, गोवा का. और तीसरा एल्स्टोनिया का दे रहे हैं बेटा. 3 एग्जांपल, चाइना रोज, गोवा और एल्स्टोनिया, डिफरेंट टाइप्स के. अब पहले ये बेटा अल्टरनेट टैक्सी है. देखो यहाँ टैक्सी का मतलब होता है, यार देखो ये वाला देखो स्ट्रक्चर, ये वाला फिर ये वाला फिर ये वाला ये वाला एक दूसरे के ऊपर देखो, ये और फिर ये फिर ये फिर ये फिर ऐसे अल्टरनेट वे में देख रहा है, देखने को मिलता है अल्टरनेट. अब यहाँ पर देखो अपोजिट में है, तो एक यहाँ पर है तो इसका दूसरा अपोजिट इस पे है, एक यहाँ पर है. अब अमरूद का पेड़ उठा के ला के देखो, वहाँ पर काट के देखो, तो वहाँ पर आपको देख रहा है अल्टरनेट नहीं, यहाँ पर अपोजिट टैक्सी फाइलोटैक्सी देखने को मिला, अपोजिट फाइलोटैक्सी देखने को मिलेगा आपको. तो यहाँ पर तीसरे वाले पे एल्स्टोनिया पे देखोगे, एल्स्टोनिया पे देखोगे यहाँ वर्ल्डल्ड है, मतलब गुच्छे के फॉर्म में है. तो एक लीफ देखो, या यहाँ पर जो फाइलोटैक्सी है ना, फाइलोटैक्सी का मतलब होता है लीफ का अरेंजमेंट, उसी को बोलते हैं फाइलोटैक्सी. ओके बेटा, हाँ ये देखो ये सबका गुच्छा, वर्ल्ड मतलब गुच्छा होता है बेटा. अल्टरनेट और अपोजिट 3 टाइप का देखने को मिला, तो फाइलोटैक्सी खत्म है. अब देखो आगे क्या लिखा है भैया एनसीईआरटी में, आगे पढ़ लेते हैं. फाइलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स. जाहिर सी बात है, पैटर्न लीफ ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड फाइलोटैक्सी ऑन द स्टेम या ब्रांच. जाहिर सी बात है, ब्रांच पे भी हो सकता है अरेंजमेंट और स्टेम पे भी हो सकता है, 2 पे हो सकता है. दिस इज यूजली ऑफ 3 टाइप्स, अल्टरनेट, अपोजिट और वर्ल्ड. In alternate type of phyllotaxy, single leaf arises each node in alternate manner. In China rose, mustard. हाँ इंपॉर्टेंट है, चाइना रोज और मस्टर्ड याद रखना बेटा. 2 एग्जांपल है, चाइना रोज मस्टर्ड एंड सनफ्लावर. इंपॉर्टेंट है, याद रखना. मैं बार बार बोलता हूँ, जो चीज़ इंपॉर्टेंट लगा दिया हूँ वहां से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है, यहीं से क्वेश्चन फाइलोटैक्सी में बनाएगा, एग्जाम्पल से बनाएगा. चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर से. ओके क्लियर है, आगे बढ़ते हैं. दी इन अपोजिट टाइप्स पेयर ऑफ लीव्स राइज ईच नोड एंड lie opposite to each other, the calotropis and guava plants. If more than 2 leaves arise a node of forms which world is called world, as in एल्स्टोनिया. वर्ल्ड आपको देखो, आपके एनसीईआरटी के अंदर एल्स्टोनिया जो वर्ल्ड टाइप का फाइलोटैक्सी देखने को मिल रहा है, और फर्स्ट पे कैलोट्रोपिस जो कि बेस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जामिनेशंस, कैलोट्रोपिस एंड guava plants. If more than 2 leaves arises it at a node of form of worlds, that is called as worlds, एल्स्टोनिया. Phyllotaxy is completed. ठीक है, this is topic are completed now. Okay, next topic flowers, and then flowers are inflorescence. That is the first topic are inflorescence. Now that is related topic. Yeah, हाँ, inflorescence is most important for your NEET examinations. Okay, are you understand this point? Clear? That is inflorescence. Inflorescence is the mean of modified shoot. Shoot is the modified, that's our inflorescence. The shoot's apical meristems
changes to floral meristems, internodes to do not elongate, and the axis get condensed. Yeah, that's our right options for your NEET examinations. That's our very good questions. ठीक है, inflorescence. That's our very important. Okay, clear है. Condenses apex produces different kinds of floral appendages laterally at the successive nodes instead of leaves. When a shoot tip transform into a flower, it is always solitary. या बिल्कुल बेटा solitary. Arrangement of flower on the floral axis terms inflorescence. Okay, depending on the weather of the develop into a flower, continue to grow to major types of inflorescence as defined racemose और साइमोस. दो टाइप्स का इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है. कौन सा बेटा? रैसिमोस और साइमोस. दो टाइप का रैसिमोस और साइमोस दो टाइप का देखने को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो रैसिमोस टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस आर मेन एक्सेस कंट्रीब्यूट टू ग्रो द फ्लावर बिकम लैटरली इन अ एक्रोपेटल सक्सेशन. ओके, एक्रोपेटल सक्सेशन जो कि आपके डायग्राम में बना होगा. आप अपने डायग्राम पे देखो. आप जब ये अरहल का पेड़ जो होता है ना बेटा, आप जाके अरहर के पेड़ को बहुत ज़्यादा से वहाँ पर किस टाइप का देखने को मिलता है? वहाँ पर आपको रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है. ओके, क्लियर है. अब हम लोग साइमोस पढ़ेंगे. देखो साइमोस कैसे होता है. साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस ऑफ मेन axis terminates in a flower, hence is limited in growth. The flower are born in basipetal. The flower are born in basipetal order. Clear है? देखो basipetal order. इतना ही है इन्फ्लोरेसेंस में, ज्यादा कुछ नहीं दिया गया है डायग्राम में आपके इन्फ्लोरेसेंस से रिलेटेड. ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ तो हटा ही दी गया था. इन्फ्लोरेसेंस पे दो ही एग्जांपल आपको देखो, साइमोस टाइप का, और ये डायग्राम ही हटा दिया गया क्या? हाँ, एक ही डायग्राम दिया गया है जो कि इन्फ्लोरेसेंस रेसिमोस टाइप का देखने को मिल रहा है. तो किसके किसके एग्जांपल्स आपको दिए रहे हैं? BMW याद रखना. तो मैं बोलूंगा बेटा, यहां से जो इन्फ्लोरेसेंस आपको देखने को मिलेगा तो यहां से याद रखना BMW. ठीक है, मस्टर्ड इस टाइप का देख लो BMW. पूरा का पूरा टॉपिक हटा दिया गया, वेसिपिटल ऑर्डर, साइमोस. क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. तो फ्लावर ही बचता. तो हमारा फ्लावर नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा. पार्ट 2 के अंदर मिल जाएगा बेटा, क्योंकि लंबा वीडियो हम लोग नहीं डालते क्योंकि यहाँ बच्चों को बोरिंग लग जाएगा. तो यहाँ पर आप नेक्स्ट वीडियो में देखियो. अगर आप रिवीजन कर रहे हो फास्टली तो आप पार्ट 2 में तुरंत चले जाओ प्लेलिस्ट में. आप तुरंत आपके नीचे ही स्क्रॉल करते ही मिल जाएगा. या तो बेटा आप कंप्लीट पूरा का पूरा वीडियो आप लोग चैप्टर आप कर रहे हो ना कंप्लीटली, तो बहुत बेस्ट रहेगा. तो सबसे बेस्ट बेटा आपके लिए क्या रहेगा ना, फ्लावर. देखो नेक्स्ट टॉपिक में आपको फ्लावर से पढ़ाया जाएगा, फ्लावर पढ़ाया जाएगा. उसके बाद बेटा क्या रह जाएगा? सीड फ्रूट रह जाएगा, फिर सीड रह जाएगा, और सेमी टर्मिनल जो डिस्क्रिप्शन हम लोग पढ़ते हैं फ्लावर के प्लांट्स के लिए, जो पहचानते हैं एक फार्मूले के जरिए, वो हम लोग फार्मूला आपके ब्रेन के अंदर सेट करने वाले हैं. आपके एग्जाम में कोई भी फार्मूला नहीं गलत होगा, ये गारंटी होगा बेटा. 100% गारंटी लेंगे वहाँ पर कि वहाँ पर एक भी फार्मूला गलत नहीं होने देंगे. कोई भी आपका फार्मूला आ जाए तो कौन से प्लांट का क्या कैसा है किसका है, तुरंत आप डायग्राम देख के बता सकते हो. गारंटी रहेगा बेटा, वहाँ पर एक क्वेश्चन गलत नहीं करोगे. लास्ट तक बने रहिएगा बेटा. नेक्स्ट पार्ट 2 जरूर देखिएगा. ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पढ़ लेंगे हम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. एक लाइन बेटा हम डालेंगे आपके ब्रेन के अंदर. यहाँ से लाइन टू लाइन हमको बहुत क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है एनाटॉमी वाले से होते बेटा. एनाटॉमी से ना लाइन से लाइन क्वेश्चन बनेगी, और ज़्यादा मात्रा में. देखो यहाँ पर 7-8 ही पेज होते हैं, तो हो सकता है कि हम 1 वीडियो में ही कंप्लीट करेंगे. फिर उसके बाद नेक्स्ट जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल जो वाला होगा, एक ही वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत छोटा टॉपिक रह गया है, क्योंकि पूरा का पूरा डिलीट कर दिया गया है. ओके, तो बेटा हम लोग फ्लावर से पढ़ते हैं. तो उसके पहले बेटा हम लोग कुछ दिन से आपसे कहना चाहते थे, तो क्या कहें? यहाँ तक आए बेटा, उसके लिए थैंक यू. प्यार सा हार्ट. ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं. उसके लिए पढ़ाई करते रहो. ऑल दी वेरी बेस्ट.